Hello everyone, I am Atul Garg, your faculty for GS Paper 4, that is Ethics, Integrity and Aptitude. So today I am going to discuss the GS Paper 4 of 2024 Civil Services Mains Exam. तो आज ये डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा लेट हो गए इस बार हम लोग डिस्कशन के अंदर क्योंकि गुड थिंग्स टेक्स टाइम. सो दीज आर नॉट मशीन मेड आंसर्स, दीज आर मैन मेड आंसर्स. ऑलराइट, सो 2024 जो पेपर आपका 22 सितंबर को हुआ था ऑन संडे इन द आफ्टरनून सेशन. Now, especially this year, the paper of ethics becomes very important. All right, especially when all these ethical issues around UPSC are happening. Like pehle Pooja Khedkar issue happened, then this lateral entry thing is happening up. So yes, certain issues were there, and UPSC was in limelight, and that's why this ethics paper becomes more important. All right. So first of all, before coming on to the questions, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लेते हैं कि कैसा रहा इस बार का पेपर. तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार का पेपर थोड़ा मुश्किल था व्हेन कंपेयर टू द लास्ट ईयर. ऑलराइट, यूपीएससी हैज सर्टनली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ इट्स क्वेश्चन पेपर. ओके, थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज हुआ है, प्लस इस बार पेपर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंदी भी था. जैसे मैंने कंपैरिजन किया है फॉर द लास्ट 3 years, व्हाट आई हैव फाउंड इज कि 2022 का पेपर था, that was the toughest paper till date. इससे ज्यादा टफ पेपर कोई नहीं आया. इनफैक्ट जो लेंथ थी क्वेश्चन पेपर की, इट वाज समवेयर अराउंड 3000 वर्ड्स. 2023 पेपर वाज रिलेटिवली इजी, काफी इजी था. इनफैक्ट इजी लेवल पे मैं कहूंगा इसको. एंड the length, total number of words which were there, somewhere around 2300. And then came this year's paper 2024, where the length, overall length of the question paper was around 2600. So this paper I can say was of medium difficulty, but this thing is sure that there would be around 2500 words in your question paper, so you should embrace for it, you should be ready for it. Many times I tell this thing to the students कि भैया प्रैक्टिस कर लो. कम से कम 5 या 6 लेंदी पेपर, मैं अपने टेस्ट सीरीज वगैरह देता हूँ, वहां पे भी मैं बहुत लेंदी पेपर्स देता हूँ. तो बच्चे कहने लगे सर इतना मुश्किल पेपर, तो इट विल डीमोटिवेट अस. सो आई टेल देम कि भाई लुक एट व्हाट यूपीएससी इज डूइंग, कितना मुश्किल पेपर आ रहा है एग्जाम के अंदर. तो अभी आप इतना मुश्किल पेपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट इन द एग्जाम. तो पेपर तो भाई देखो एथिक्स का है, पूरा एक ऑप्शनल हटा के ये लोग एथिक्स का पेपर लाए हैं. So you have to work really hard for it. Okay, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इतना लंबा पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे. Alright, so this was one view. Another view is कि इस बार का जो पेपर था वो करंट अफेयर्स के साथ काफी एसोसिएटेड था. Now see, UPSC syllabus is limited. 2013 में 2013 the syllabus was there, and since then it has not been changed. So ऐसा होगा ना, the themes will repeat it. So how UPSC will be able to make new questions? Only when they will start linking them with the current affairs. उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है नया क्वेश्चन बनाना, अदरवाइज वही सेम कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर, वही इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर सेम क्वेश्चंस आने लगेंगे. ऑलराइट, बट इस बार इन्होंने क्या किया, दे कनेक्टेड इट विद द करंट थीम्स. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक क्वेश्चन, फर्स्ट जो पार्ट ए है वो पूरा पूछ लिया कि क्या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट अफेक्ट्स द रैशनल डिसीजन मेकिंग ऑफ अ पर्सन. दूसरा, दे आल्सो आस्क्ड कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंपैक्टिंग एनवायरमेंटल एथिक्स. Environmental ethics पूछा. Earlier also there have been question on environmental ethics, but this time it has been connected to artificial intelligence. तो चीजों को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया गया है. Are you getting my point? रैशनल डिसीजन मेकिंग में जर्नल नहीं पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट अफेक्ट्स रैशनल डिसीजन मेकिंग ऑफ अ सिविल सर्वेंट. So specific questions have been asked on contemporary themes which are important in the recent years. तो इसके लिए you have to prepare ethics very well. It is not like that कि you will just write down some definitions in your notes.
और कुछ उनके एग्जाम्पल्स यू विल राइट डाउन और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. You have to start reading editorials. Okay, you have to start analyzing things. कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, वेदर व्हाट्स हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं इस बार. सो कुछ भी आप पढ़िए, सो ट्राई टू डेवलप एन एथिकल डायमेंशन टू इट. ऑलराइट, कुछ ही अगर हो रहा है, जैसे नक्सलिज्म के ऊपर इस बार क्वेश्चन है, तो हाउ नक्सलिज्म इज एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ जस्टिस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबने खूब रट्टा लगा लिया, मगर ये एथिक्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है, एनवायरमेंटल एथिक्स में कैसे ब्रीच हो रहे हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, सो कंटेम्पररी थीम्स, दैट वाज a very important thing, and it was its association with contemporary themes which makes the paper a little difficult. थोड़ा पेपर आपका डिफिकल्ट आया है, स्पेशली सेक्शन ए. सेक्शन बी वाज रिलेटिवली इजी है, वुड से. जो 6 केस स्टडीज यूपीएससी ने पूछी थी, कुछ खास टफ मुझे नहीं लगी. डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक था, एक इंटरनल सिक्योरिटी मैटर पे था, एक एनवायरमेंट के ऊपर था. डायरेक्ट केस स्टडीज थी, थोड़ा लेंदी जरूर थी, बट अदरवाइज उनमें कुछ खास ऐसा नहीं था कि उनको रिजॉल्व ना किया जा सके. ऑलराइट, यस, सेक्शन ए क्वेश्चंस भी लेंदी थे और थोड़े से ट्रिकी भी थे क्वेश्चंस आपके. एंड फॉर दिस लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स इज रिक्वायर्ड. दोज पीपल हु थिंक कि भाई हम लोग जस्ट प्रीलिम्स के बाद अपना 2-3 महीने एथिक्स पढ़ के ये पेपर को सॉल्व कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है, कभी उनके अच्छे नंबर नहीं आने वाले. और एक चीज आपको बता दूं कि दिस टाइम द पेपर वाज टफ, सो द मार्किंग विल बी इजी. हमेशा ये देखा गया है कि जैसे 2016 में बहुत टफ पेपर पूछा गया था और यूपीएससी ने भर भर के नंबर दिए थे उस साल लोगों को. तो जब भी पेपर टफ आता है, नंबर हमेशा स्टूडेंट्स को ज्यादा मिलते हैं. अगर आप एक ठीक ठाक एवरेज आंसर भी लिखा है, यू आर गोइंग टू गेट द नंबर्स. एंड दो स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड वेल, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन. इनफैक्ट इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, देन यू विल बी प्रेइंग टू द गॉड कि क्वेश्चन पेपर टफ है, क्योंकि टफ क्वेश्चन पेपर से ही एक एवरेज स्टूडेंट और एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट डिफरेंशिएट होता है. इजी पेपर में तो कोई स्टूडेंट जिसने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी है वो भी प्ले ऑफ कर जाएगा. ऑलराइट, तो आप ऊपर वाले से दुआ करिए कि क्वेश्चन पेपर टफ हो. पहले प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और फिर दुआ कीजिए कि क्वेश्चन पेपर टफ हो, तो देन यू विल बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द क्राउड. गॉट इट? तो आगे चल के भी दिस कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट सच थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड. 2-4 महीने एथिक्स पढ़ के या एथिक्स की कुछ डेफिनेशंस का रट्टा लगा के और कुछ एग्जाम्पल्स का रट्टा लगा के अब ये पेपर सॉल्व नहीं होने वाला. यूपीएससी हैज इम्प्रूव्ड its the quality of its questions, so you also have to improve the quality of your preparation and answers. Okay, और ये वो पेपर है जिसमें आपके कम अगर आए तो 80 मार्क्स भी रह सकते हैं, and if it comes on increasing then you can score up to 162 marks also. 162 मार्क्स तक आए हैं बच्चों के. लास्ट ईयर आप देखेंगे तो जो चारों टॉपर्स थे, हाईएस्ट नंबर उन लोगों के एथिक्स के अंदर ही आए थे. आई थिंक टॉपर के अराउंड 143 या 145 मार्क्स थे. ऑलराइट, सो ये मेरा एक जनरल एनालिसिस था पेपर का और इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा. नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चंस. मेन जो क्वेश्चंस है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, नाउ सी, as you can see, this first question, section A, question number 1, part A, it is on artificial intelligence, that the application of artificial intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view. Now, two words are important. First of all, critically examine, और दूसरा है ethical point of view. So you have to involve ethics in your answer. और critical analyze का मतलब है कि आपको इसको नेगेटिव, मतलब इसके लिमिटेशंस के बारे में आपको ज्यादा बात करनी है. ओके,
तो अब देखिए ये मॉडल आंसर्स, आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम पेज ऑल्सो, मेरी बुक जो है केस स्टडीज की उसमें भी आपको मिलेगा. सो हाउ एग्जैक्टली आई हैव स्टार्टेड द आंसर. द प्रोसेस of rational decision making favors logic, objectivity and analysis over subjectivity and insights. Here, what actually is rational decision making? Any decision making which is based on valid reasoning, explanations, justifications, rather than your emotions and prejudice. Okay. अब artificial intelligence जो है, it provides you with enormous amount of information, but it has its limitations. इसके बहुत सारे आपके limitations भी होते हैं. अब देखिए ये आपका हो गया, दिस इज योर इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. देन फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या है? किट एनहांस एफिशिएंसी, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करता है, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस होती है. देन आई हैव गिवन वन एग्जांपल कि कैसे यूके ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया था इन इट्स कोविड-19 एफर्ट्स. कैसे इन्होंने रिसोर्स एलोकेट करने के लिए, कितने केसेस आ रहे हैं उनसे डील करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल आल्सो. तो एक हम लोगों ने फायदा दिखा, बट हाउएवर इट आल्सो पोजेस रिस्क रिलेटेड टू बायस एंड अकाउंटेबिलिटी. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो transparency in how decisions are made by artificial intelligence. Basically, AI algorithms act as black boxes. Okay, they will tell you what the solution is, but how the person has reached that solution, that thing is not talked about. और rational decision making के लिए, especially civil servants के लिए, the end result is important, but how the results have been achieved, where the data has been taken, that thing is also very important. दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आंसर तो देती है, बट इट डजंट टेल यू प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ह्यूमन माइंड ही करता है. तो दिस इज ऑल्सो रिटन हियर. ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि they tell us what the solution is, but they do not help us to identify the problems. फिर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आपका आ जाता है. भाई, humans have a limited data processing capabilities, and enormous amount of data actually creates confusion in the mind of person rather than his enlightenment. बहुत डेटा आ जाता है ना. when too much of data comes, the person has this escapist tendency कि ठीक है, this is what we will do. So problem of plenty होती है, तो rational decision making में helpful नहीं करता. Then stereotypes and prejudices. AI के साथ ये प्रॉब्लम आया था अर्लियर भी कि AI learns from human habits. So the same thing which humans believe in, the same thing AI also believes in. अब ह्यूमन बीइंग्स का थॉट प्रोसेस हमेशा तो रैशनल नहीं होता. मेनी इरैशनल थिंग्स, मेनी इमोशंस आल्सो इंपैक्ट दैट. ठीक है, जैसे सारे जो डॉक्टर्स होते हैं यूजुअली मेल्स होते हैं, नर्सेज यूजुअली फीमेल्स होती हैं. तो ऐसे में एआई भी आपका ये लर्न कर लेगा, और जब एआई ये लर्न करेगा तो कल को उसको रिक्रूटमेंट के अंदर हम एआई को डालेंगे तो वो अपने आप आउट करने लगेगा फीमेल्स को फॉर द डॉक्टर रोल. इट विल कम आउट विद द डिसीजन कि फीमेल्स आर नॉट appropriate for medical practice. नर्स बना दो उनको. ऐसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे लाइक अमेरिका कि इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी तो आपका नाम पॉपअप कर जाएगा स्क्रीन पे, एंड यू विल बी थॉरली चेक्ड बाय द कस्टम ऑफिसर्स जो भी आपके एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर है. तो अब एआई जब ये काम करेगी तो एआई भी यही ह्यूमन मॉडल कॉपी करेगी, एंड इट विल स्टार्ट ब्रांडिंग वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एज ऑफ टेररिस्ट की, और मोस्टली पीपल फ्रॉम दिस कम्युनिटी दे फॉर्म द टेररिस्ट ग्रुप्स. समझ रहे? जैसे अमेरिकन को ब्लैक अमेरिकन जो थे उनको एज अ गैंगस्टर की तरह देखा जाता है, तो एआई भी कल को उनको वैसे ही देखेगी. सो stereotypes and prejudice. Then there is no direct contact. ये आप समझ रहे हैं कि किसी प्रकार का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इसके अंदर.
ओके जब इंसान एक दूसरे इंसान से मिलता है, सिविल सर्वेंट्स ग्राउंड लेवल पे जाके चीजों को देखता है, देन ही गेट्स मेनी अदर क्यूज ऑल्सो। वो उनकी बातों को समझता है, व्हाट इज देयर बिहाइंड द लाइंस, उनको समझने की कोशिश करता है, एंड उनकी इमोशंस को समझता है, एम्पैथाइज करता है उनके साथ। तो तब वो जाकर एक बेटर डिसीजन ले पाता है। बट एआई के अंदर ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती है। द ओनली थिंग दैट यू गेट, और वो भी आपको पके पकाए आंसर्स मिलने लगते हैं। तो जब तक आप खुद प्रॉब्लम को जाके समझेंगे नहीं, आप अच्छा आंसर कैसे बनाएंगे, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। सो नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड आर्म चेयर अप्रोच। ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। आर्म चेयर समझते हैं कि अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे और अपने ऑटोमेटिकली एआई उनको सॉल्यूशंस डेवलप करके दे रहा है। तो जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ग्राउंड रियलिटीज में बहुत अंतर आ जाता है। तो कैसे रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी। प्लस अगला अगर आप देखें तो डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। अब सारे ही लोग इक्वली तो प्रेजेंट नहीं है इंटरनेट के ऊपर। सो इट विल बी इनजस्टिस फॉर द पुअर पीपल who are not to whom the internet is not that accessible or who spend very less time on internet। आप समझ रहे हैं। तो AI जो है उनको कम कंसिडर करेगा, और जो एक मिडिल क्लास का जो व्यू पॉइंट है, अपर क्लास का जो व्यू पॉइंट है, वही व्यू पॉइंट आपका गवर्नमेंट का भी बन जाता है। ऑलराइट, सो डिजिटल डिवाइड के चलते इनजस्टिस होगी और कन्फॉर्मिटी भी होता है। जब बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर मिल जाता है, देन इट लीड्स टू ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जो एक सिविल सर्वेंट है वो अपनी इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी खो देता है व्हेन ही स्टार्ट रिलाइंग टू मच ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी पे निर्भर हो जाएगा पूरा। तो ऐसे में रैशनल डिसीजन मेकिंग वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, सो ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम द एथिकल एंगल you guys can write, and in the end one small conclusion that AI is both arousing and distancing. We don't look at the users on the other side as people, they are just usernames and binary numbers to us. जो सामने की तरफ जो जनता बैठी है एक सिविल सर्वेंट के लिए, जिनका वो नौकर है, ओके, वो उसके लिए क्या है? इट इज नथिंग बट बाइनरी नंबर्स, इट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट है, this will stop a civil servant from making a rational decision. All right, और देखिए, this question was not asked out of blue. A similar question was asked earlier also by UPSC, that how social media, how internet exposure affects rational decision making. ये question पहले भी UPSC पूछ चुकी है, and that's why it is so important to practice your PYQs. आप अभी तक देखो 12 PYQs हो चुके हैं, आप उनको ही अच्छे से अगर कर लो तो उससे भी काफी कुछ आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, सो दैट विल बी द आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 पार्ट डी। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एज यू कैन सी हियर, ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. Explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in the professional context. बहुत ही आपका जेनरिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ये क्वेश्चन आपका आता है। सिलेबस के साथ अगर आप लिंक करेंगे तो यूनिट 1 में देयर इज अ टॉपिक डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। और एक चीज समझिए, डायमेंशंस पूछे हैं मगर उनका एप्लीकेशन पूछा है कि एक प्रोफेशनल को कैसे हेल्प आउट करते हैं। तो कोई आप इन क्वेश्चन से आप क्यूज लीजिए कि कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एथिक्स के अंदर तो उसका एप्लीकेशन आपको जरूर समझना है। आप अगर यूनिट 5 में एरिस्टोटल के बारे में या फिर आप लेट्स से प्लेटो के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये भी समझ लें कि इन फिलोसफर्स का आज के टाइम में क्या रेलिवेंस है, हाउ यू कैन अप्लाई देम टुडे। तो ये चीज समझनी जरूरी है, एप्लीकेशन पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो जैसा कि आप क्वेश्चन आपको समझ आएगा, 4 डायमेंशंस हैं बेसिकली आपकी एथिक्स की।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दी है कि एथिक्स इंप्लाइज अ मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क विच टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहते हैं ना कि देयर इज नो हॉलीडे फ्रॉम एथिक्स। एथिक्स ह्यूमन एस्पेक्ट के, ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है डेली बेसिस पर। तो अब देखिए 4 डायमेंशंस हैं एथिक्स के, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इज मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स हम सबको पता है कि दिस डायमेंशन लेज डाउन द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मॉरल फिलॉसफी एंड एथिक्स। कि एक्चुअल में मॉरल फिलॉसफी होती क्या है, राइट का क्या मतलब है, रॉन्ग का क्या मतलब है। फिर ये डायमेंशन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है कि एथिक्स रिलेटिव है कि यूनिवर्सल है। एथिक्स रीजन पे बेस्ड होते हैं कि इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। ऑलराइट। तो ये सब हमने स्टार्टिंग में लिखा क्योंकि उसमें ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन। ये पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत हमको मेटा एथिक्स के बारे में लिखना होगा। देन 2 आप देखिए एग्जाम्पल देखिए कि दिस डायमेंशन हेल्प पीपल टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड डिफाइन देयर एथिकल स्टैंडिंग। आप समझ रहे हैं, अगर अब आपको लगता है कि इंटेग्रिटी मेरी वैल्यू है, मगर उसके लिए जरूरी है कि इंटेग्रिटी का बेसिक मीनिंग भी तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस होती क्या है, वैल्यूज होती क्या है, तो आप कैसे अपने लिए वैल्यूज और एथिक्स को जस्टिफाई कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑलराइट, सो ये चीज ही हमने यहाँ पे लिखी। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे हिपोक्रेटिक ओथ फॉर डॉक्टर्स। ऐसे ही टाटा ग्रुप्स की जो वैल्यूज है वो है इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सीलेंस, पायनियरिंग एंड यूनिटी। तो ये वैल्यूज डिफाइन तभी होंगी जब मेटा एथिक्स की जानकारी हमको हो। दूसरा आपका आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये डिस्क्राइब वर्ड से आता है and it helps us to describe how people are behaving in different cultures ethically and how they are developing their moral systems। ये descriptive ethics होता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में लिखा, और फिर 2 हमने एस्पेक्ट्स लिखे कि कैसे प्रोफेशनल को ये डिफरेंट एथिकल पर्सपेक्टिव समझ आने में हेल्प आउट करता है। देखिए इंडिया में इतनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, कोई चीज जो हमारे लिए सही है हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो गलत हो। जैसे बीफ ईटिंग नॉर्दर्न इंडिया में बिल्कुल गलत मानी जाती है, मगर साउथ इंडिया में जाएं अगर केरला वगैरह तो बीफ ईटिंग वहां पे बिल्कुल कॉमन है। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हमको ये फर्क समझने में हेल्प आउट करता है। और दूसरा, ये हमको पब्लिक पॉलिसी और लॉ बनाने में भी मदद करेगा। जब हमें पता ही नहीं है कि लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली लॉ कैसे बनाएंगे। ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। थर्ड हमारा आता है नॉर्मेटिव एथिक्स। ओके, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? दिस डायमेंशन एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर हाउ इंडिविजुअल्स ऑट टू एक्ट। बेसिकली नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी। ओके, क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव एथिक्स हमको वो प्रिंसिपल्स देते हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑलराइट, तो इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जैसे डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, वर्चू अप्रोच, ये सब यहीं से आते हैं। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट ज्यादातर क्या यूज करती है? जैसे गवर्नमेंट यूटिलिटेरियन अप्रोच यूज करती है विच लीड्स टू मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सबको तो खुश नहीं कर सकती, वो कोई भी डिसीजन ले, कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग खुश होंगे। तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हों और कम से कम लोग दुखी हों। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच। जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स देखेगा कि भाई मेरा तरीका सही होना चाहिए, फिर एंड भले ही चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से नॉर्मेटिव एथिक्स हमको हेल्प आउट करते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा अप्लाइड एथिक्स। हाउ moral knowledge is put into practice, how the knowledge that we have acquired in normative ethics, in descriptive and meta ethics, how that knowledge is going to help us in different aspects of human life। तो ये आप यहां लिखेंगे। प्लस कॉर्पोरेट एथिक्स कैसे सीईओज को हेल्प आउट करते हैं स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करने में। मीडिया एथिक्स अगर फॉलो हो
तो कैसे वो जर्नलिस्ट को हेल्प आउट करती हैं ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में। तो इसलिए इट्स वेरी, और ये सब प्रोफेशनल्स हैं, आई एम राइटिंग इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन ओनली, ये सब प्रोफेशनल्स हैं, एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग दीज डायमेंशंस individuals and organizations can navigate ethical dilemmas more effectively and foster a culture of integrity and accountability in their practice. That's why इन चारों dimensions को समझना बहुत जरूरी है. All right. So this is the answer. I hope you have understood it. Let's move to the next question now. So question number 2, part A. अब देखो, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज आर्म्स नेगोशिएशंस व्हिच आर हैपनिंग एट इंटरनेशनल लेवल. अब ये यूएस वगैरह कंट्रीज क्या कर रही हैं? बेसिकली दे वांट वॉर्स टू हैपन. ओके, तो ये बात तो करती हैं पीस की, शांति की, बट ये इसमें बिलीव नहीं करती हैं. कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. तो यूएन वगैरह में जाके ये सारी कंट्रीज बात तो करती हैं बड़ी लंबी चौड़ी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, पीस चाहिए, मगर एक्चुअल में इन्हीं कंट्रीज के आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो आर्म्स डीलर्स हैं, वो इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जाके वेपन सेल आउट कर रहे हैं. तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि मेजर वेपन इंडस्ट्रीज ऑफ द डेवलप्ड नेशंस आर एडवर्सली इन्फ्लुएंसिंग कंटिन्यूएशन ऑफ नंबर ऑफ वॉर्स फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ द पावरफुल नेशंस इन टुडेज इंटरनेशनल अरेना. कि एक जो पावरफुल कंट्री है, क्या एथिकल कंसिडरेशंस उसको होने चाहिए और क्या वो देख रही है. ओके, बेसिकली एथिकल इश्यूज पूछ रहे हैं ये लोग आर्म्स ट्रेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस के पीछे. तो अप्लाइड एथिक्स का ये आपका क्वेश्चन आता है, और मैं जो नोट्स देता हूं बच्चों को उसके अंदर क्लियरली ये गिवन भी है, मेरी सेक्शन ए की बुक में भी ये मेंशन्ड है. तो देखो कैसे इसकी स्टार्ट की हुई है कि वंस वेपन्स वर मैन्युफैक्चर्ड टू फाइट वॉर्स, नाउ वॉर्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू सेल वेपन्स. इस तरीके से आपको कुछ इमोशनल एस्पेक्ट लाकर अपना आंसर शुरू करना है. ओके, इसके बाद फिर आप मेंशन कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर का, और जो ये इजराइल पैलेस्टीन वॉर जो आपकी एस्केलेट हो रही है, तो कैसे इट हैज लेड टू अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ पावर, एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. अब इसके बाद आप ये देखो कि कैसे अलग अलग पॉइंट्स और कैसे एथिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है. हर कंट्री ये देखती है कि उसको प्रॉफिट देखना है या फिर पीस देखनी है, और जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये क्या देख रहे हैं, ये प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी देते हैं पीस के ऊपर. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, हर कोई जानता है कि मिडिल ईस्ट में जो इनका मेजर इंटरेस्ट था वो ऑयल था. अगर ऑयल मिडिल ईस्ट में डिस्कवर नहीं होता तो मिडिल ईस्ट में इनको क्या मतलब था चौधरी बनने का. ओके, ग्लोबल हेडमैन पुलिस बनने की कोशिश करते हैं ना यूएस वाले. तो जितने ये चाहते थे कि इंस्टेबिलिटी रहे मिडिल ईस्ट के अंदर, सो डैट इनका डोमिनेंस बना रहे. ये पेट्रोल के बदले में आर्म्स बेचते थे, उनको लग्जरी आइटम्स देते थे. ऑलराइट, उनका जो 2003 का इन्वेजन था इराक का, वो कुछ ना कुछ इसी के बेसिस पे था. तो आज के टाइम में मैकियावेली को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है रादर देन बुद्धा एंड गांधी. फिर दूसरा डिबेट हमारा आ जाता है नेशनलिज्म वर्सेस इंटरनेशनलिज्म. अब हर कंट्री का एक इनएलिएबल राइट है कि वो अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे. ऑलराइट, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में वेपन्स इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो क्या रहा है कि आर्म्स एक्सपोर्ट्स के चलते मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आपकी क्रिएट हो रही हैं. जो यूएस, जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वगैरह के पास वेपन्स पहुंच गए, तो एक मिलिट्री काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है. म्यांमार के अंदर यही हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी टू सम एक्सटेंट देयर इज एन इनफॉर्मल इनडायरेक्ट काइंड ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप ओनली. ऑलराइट, आर्मी इतनी स्ट्रांग है वहां पे. फिर गन्स वर्सेस ब्रेड का आपका एथिकल इशू आता है कि जो पैसा आर्म्स खरीदने में इस्तेमाल होता है वही पैसा
एक्चुअली में सोशल वेलफेयर के लिए, ओके, लोगों के लिए खर्च होना चाहिए था। एक एक रफाल जितने रुपए में आता है उतने रुपए में कई हॉस्पिटल्स, कई स्कूल्स बनाए जा सकते हैं और उनको लाइफ टाइम रन किया जा सकता है। हाउ मच इंपैक्ट इट विल हैव ऑन द लाइफ ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन। तो गन्स वर्सेस ब्रेड कि ऐसा देश, खासकर अगर हम भारत को देखें तो भारत में स्टिल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम इतना नीचे हैं, एंड स्टिल वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर्स ऑन वेपन्स। तो हम जिनसे खरीद रहे हैं वो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज ही तो हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज को ये देखना पड़ेगा कि हाउ इट इज क्रिएटिंग इनजस्टिस इन द वर्ल्ड। फिर वेपन्स का आपका डाइवर्जन हो सकता है। ओके, आप देते कंट्रीज को हैं, गवर्नमेंट्स को हैं, बट वो कैसे आपके टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चले जाते हैं, यू नेवर नो। तो अगेन उससे लोगों के साथ इनजस्टिस और टेररिज्म वगैरह का इंक्रीज होता है। इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। आज जो आपका तालिबान कभी किसी जमाने में यूएस का दोस्त था, तालिबान को क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि रशियन जो इन्वेजन है अफगानिस्तान के अंदर 79 से 89, उस इन्वेजन को काउंटर कर सके। और 89 के बाद यही तालिबान भस्मासुर बन गया यूएस के लिए, एंड इट लेड टू दैट 9/11 अटैक्स आल्सो। सो इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी, देन मोरालिटी वर्सेस इंटरनेशनल नेसेसिटीज। कई बार इंटरनेशनल लेवल पे यू हैव टू पिक अप द गन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द गन डाउन। तो कई बार वायलेंस की जरूरत होती है। ओके, तो ये कंसिडरेशन देनी होगी। फिर करप्शन कितनी है आपकी आर्म्स ट्रेड के अंदर। इंडिया में ही आपने देखा होगा बोफोर्स स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील, हर डील के अंदर कहीं ना कहीं पीछे से किकबैक्स थे। तो करप्शन का केस है सेल्फ डिफेंस रादर देन ऑफेंस। वेपन्स दिए जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, ना कि ये कंट्री आपसे वेपन्स लेके किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करे। जैसे इजराइल है, तो इजराइल खुद भी अच्छे खासे वेपन्स उसके पास हैं और वो यूएस के सपोर्ट से भी आपका जो आज उसका वॉर चल रहा है पैलेस्टीन के साथ, इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द यूएस सपोर्ट। एंड देन इन द एंड Kant's second categorical imperative, which says that for every human activity, humans should be the end result. Humans कभी भी आपके मीन्स नहीं बनेंगे, वो हमेशा आपका एक एंड होना चाहिए। All right, और फाइनली interdependence, peace and stability. That should be the guiding force behind every action of developed countries. ठीक है, और इसलिए हमको क्या चाहिए, वी नीड अ लॉन्ग टर्म कन्वर्जन स्ट्रैटेजी दैट विल ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म वॉर इकोनॉमीज इनटू सस्टेनेबल पीस इकोनॉमीज। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। चल, इजी क्वेश्चन था, आपको बेसिकली एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड के ऊपर लिखना था। क्वेश्चन को घुमा फिरा के जबरदस्ती लंबा कर दिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए, अब ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो कैसे हम इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लोग एंड कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। बहुत इजी था कि हाउ टू एंड दिस प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, और कैसे एथिक्स खासकर इसमें हेल्प आउट कर सकती है। देखिए, जब भी बात आए इन प्रॉब्लम्स की, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो या कोई सोसाइटी में इशू हो, तो ऐसे में हमेशा हम लोग एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल अप्रोच लेंगे। एक्सटर्नल अप्रोच बेसिकली कि हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे एक सस्टेनेबल प्रिजर्वेशन वाली जो हमारी टेक्निक्स हैं, जैसे किस तरीके के क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कैसे हम वाटर के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज का हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब तो आ गया एक्सटर्नल अप्रोच के अंदर। और इंटरनल अप्रोच के अंदर
इंटरनल अप्रोच में हमारा आता है वैल्यू एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंज, कि कैसे आप लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं परसुएशन के थ्रू, कैसे इंटरनली आप उनका थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दें कि नहीं, इन्वायरमेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है एंड वी हैव टू सेफगार्ड इट। तो अपने आप आपका ग्लोबल वार्मिंग, अपने आप क्लाइमेट चेंज आपका ठीक होने लगेगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है। अब आप देखेंगे कि आंसर के अंदर मैंने यही लिखा है। देखो स्टार्टिंग मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रीड वर्ड लिखा हुआ था, इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड, तो मैंने ग्रीड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, एक कोट लिखा है, दैट क्लाइमेट चेंज कम्स डाउन टू ग्रीड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम्स डाउन टू ग्रीड, बट ग्रीड डज नॉट ट्रबल द ग्रीडी। सारी प्रॉब्लम आपकी ग्रीड की वजह से हो रही है, मगर ग्रीडी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो एक कोट के साथ मैंने शुरू किया, फिर मैंने एक डेटा दिया कि कैसे आईपीसीसी का ये डेटा है कि हाउ कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस, राइजिंग सी लेवल। इनफैक्ट काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू वायरसेस। आपके जो कोविड आया, अभी वो एमपॉक्स का, निपा, मल्टीपल टाइप ऑफ वायरसेस आर कमिंग दीज डेज। और आज ये वायरसेस ज्यादा अफेक्टिव क्यों हो रहे हैं? तो क्लाइमेट चेंज इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है। फिर आपका जो आइलैंड नेशंस हैं उन वो सब मर्ज हो रहे हैं बिकॉज द सी लेवल इज इंक्रीजिंग, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे खतरा आ रहा है, और इंसान भी मरेंगे ही मरेंगे, जाहिर सी बात है। जब कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होएगी, आंधी तूफान आएगा, कहीं पे सूखा पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इंसान भी इसके अंदर आपका मरेगा। तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन आप इस बेसिस पे करेंगे, और फिर जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, सिंपल आइडिया, वैल्यू एजुकेशन आप कराइए, कंजर्वेशन को भी एक वैल्यू बनाइए, जैसे ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी है, लोगों का बिहेवियरल चेंज आप करा कर दीजिए इसके अंदर। डेटा, फैक्चुअल डेटा आपको सारा मॉडल आंसर में मिल जाएगा। ओके, सो बिहेवियरल चेंज के अंदर आप मोदी जी का वो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो चीज भी डाल सकते हैं। ओके, फिर इनइक्वालिटी को एड्रेस करिए कि कैसे आपका जो गरीब देश है, बेसिकली अगर आप देखें आज इंडिया में भी देखें तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट इंडियंस का बहुत कम है। आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 1.2 1.3, और एक एवरेज अमेरिकन का वहीं पे 17 से भी प्लस है। तो एक अमेरिकन एक इंडिया के मुकाबले 15 गुना ज्यादा इंपैक्ट डालता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ऑलराइट, तो ये इनइक्वालिटीज हमको दूर करनी पड़ेंगी, इकोलॉजिकल विजडम हमको डेवलप करना पड़ेगा। इंडिजीनियस कम्युनिटी है, ट्राइबल रीजन्स के अंदर आज भी लोग रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उनकी टेक्निक्स वगैरह हमको सीखनी पड़ेंगी। फिर ये आपका रिन्यूएबल टू ये ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो कॉमन पॉइंट है आपका। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, लॉज एंड पॉलिसी चेंज, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एजुकेशन, कंजर्वेशन एफर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कॉपरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अब जब मैंने स्टूडेंट से बात करी तो ज्यादातर लोगों ने ये सब पॉइंट्स तो सबने लिखे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इनोवेशन, ग्लोबल कॉपरेशन, बट लोगों ने ये जो मेन पॉइंट थे आपके, इनइक्वालिटी, इकोलॉजिकल विजडम, बिहेवियरल चेंज, वैल्यू एजुकेशन, ये पे वो मिस कर गए। और एथिक्स के पेपर में और जीएस पेपर 3 के आंसर में ये चेंज, ये डिफरेंस होना चाहिए। व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट एथिक्स पेपर, तो आप भी एटीट्यूड चेंज वगैरह क्यों नहीं लिखेंगे? आपको कहीं ना कहीं तो सिलेबस के साथ अपना आंसर लिंक करना है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। उसके अगर आपको आता है इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज, एंडोजेनस चेंजेस, वैल्यू चेंज, एक्सटर्नल चेंजेस, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह लेकर आओ तो काम हो जाएगा। तो ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी। आगे चलकर भी काफी सारे आंसर्स में यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस। ऑलराइट, सो दिस इज डन। देन उसके बाद एक क्वेश्चन 3 हमारा कोटेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ गए थे। कोटेशन इस बार
कोई मुझे खास मुश्किल तो लगी नहीं, इजी कोटेशंस थी और आपको एग्जांपल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन ये पूछ रहे कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या रेलिवेंस है। तो पहला जो कोट है वो क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का कोट है कि लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे ऑब्जर्व इट, डू नॉट बिकम अदर्स। कि आप लोगों से सीखें मगर लोगों जैसा ना बन जाए। ओके तो यहां पर देखिए कैसे मैंने स्टार्ट किया है आंसर को कि ह्यूमंस आर रैशनल एनिमल्स हु कैन थिंक एंड कंट्रीब्यूट टू देयर सोसाइटी। दे आर नॉट ब्लैंक स्लेट्स ऑन विच एनीथिंग कैन बी रिटन बाय देयर कल्चर। हम देखिए हम लोग अपने माँ बाप से अपने टीचर से सीखते तो हैं मगर हमारी पर्सनालिटी उनसे अलग होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्लैंक स्लेट नहीं है जिसके ऊपर कुछ भी लिख दिया जा सके। Alright, human beings have rational mind, they can do introspection and that's why they are able to develop their new ideas. फिर देखिए मैंने क्या लिखा कि इवन जो विवेकानंद जी थे उन्होंने भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बहुत कुछ सीखा था मगर ये नहीं कि एग्जैक्टली उनके आइडियाज को कॉपी कर लिया, उनके आइडियाज को समझा और उसके बेसिस पर अपने नए आइडियाज को उन्होंने आगे प्रोपगेट किया। फिर आप देखिए कि कैसे एक जो म्यूजिशियन है वो जब पढ़ाई करता है तो अलग अलग जॉनर, अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ता है। बट ये थोड़ी कि वो किसी पर्टिकुलर सिंगर या कंपोजर को कॉपी करना शुरू कर देगा। ही विल डेवलप हिज ओन यूनिक म्यूजिकल आइडेंटिटी। ओके फिर ऐसे ही एक सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट है, अब हम लोग हैं एक सिविल सर्वेंट, एक जो पॉलिसी मेकिंग में जो एक आईएएस ऑफिसर है, he will learn from international experiences, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, जैसे आपका ऑम्बड्समैन सिस्टम हो गया जो इंडिया में लोकपाल कहलाता है। तो हमने इन सिस्टम्स के बारे में सीखा डेवलप्ड कंट्रीज से मगर उनको कॉपी थोड़ी किया। हमने इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन सब चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया एक तरीके से। तो हमें उन जैसा नहीं बन जाना, हमें अपने आइडियाज को डेवलप करना है उनकी मदद से। ऐसे ही आजकल क्या हो रहा है, अर्जुन का भी एक एग्जांपल दिया कि द्रोणाचार्य से उन्होंने सीखा मगर अधर्म तो नहीं सीखा। द्रोणाचार्य तो अधर्म के रास्ते पे चल निकले थे मगर अर्जुन ने तो ये नहीं किया। ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि आज इंडियंस वेस्टर्न कल्चर वगैरह से सीखते तो हैं मगर वी ट्राई टू कॉपी देम, जबकि चाहिए क्या कि ग्लोकलाइजेशन हो, ग्लोबल प्लस लोकल का एक मिक्स हो। We should adapt the new practices while preserving the best of the history. जो हमारे पास्ट का जो बेस्ट है उनको प्रिजर्व करते हुए नया सीखना है हमको। ऑलराइट, तो ये 4-5 एग्जांपल्स दिए और उसके बाद मैंने लिखा कि अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे अथॉरिटी को या फिर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को तो उससे क्या होगा। जैसे जूस का परसिक्यूशन हुआ जर्मनी के अंदर, क्यों? क्योंकि लोगों ने हिटलर को ब्लाइंडली फॉलो किया। ऐसे ही मदर केकई ने जो उनकी मेड थी मंथरा, उनकी बातों पे यकीन करके राम को निकाल दिया, राजा दशरथ की डेथ हो गई। आज जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक के ऊपर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, कम्युनल हेट्रेड आ रही है। एंड दैट्स व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। It is always better to be the first rate copy of yourself rather than a second rate version of someone else. दूसरे की सेकंड लेवल की कॉपी बनने से अच्छा है खुद की फर्स्ट लेवल की कॉपी बनो, और यही मैंने कंक्लूजन के अंदर लिखा भी है। Alright, so I hope you have understood this quote. आसान था, कुछ खास नहीं था, provided you have practiced quotes earlier. फिर ये बात कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का एक कोट है कि फेथ इज ऑफ नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। अब फेथ होता क्या है यही नहीं पता। फेथ इज योर एबिलिटी टू बिलीव इन समथिंग। ओके, फेथ इज योर अनकंडीशनल एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव इन समवन और समथिंग। कि किसी को अब अगर अनकंडीशनली किसी के अंदर विश्वास करते हैं तो वो आपका फेथ है। नाउ फेथ इज इंपॉर्टेंट, इट गिव्स यू लॉट ऑफ मोटिवेशन, इट मेक्स यू ऑप्टिमिस्टिक। मगर खाली ऑप्टिमिज्म से
या खाली हमारे अच्छी मोटिवेशन से तो काम नहीं होने वाला, हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए उस काम को करने की। तो सरदार पटेल कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ और फेथ दोनों होना जरूरी है, बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। तो वैसे ही मैंने इसके अंदर आंसर की शुरुआत भी करी और फिर मैंने इसके अंदर वही अपना स्टैंडर्डाइज्ड एग्जांपल्स देने शुरू कर दिए कि कैसे कोई क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक्टिविस्ट है तो ही हैज फेथ दैट वन डे वी विल गेट इम्प्रूव्ड, बट उसको अपने अंदर स्ट्रेंथ, उसको पढ़ना भी पड़ेगा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में, तभी तो वो एक मॉरल, एक स्ट्रेंथ, एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ ला पाएगा क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध लड़ने के लिए। ऐसे ही आपको विश्वास है कि भैया मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, अरे मगर यू हैव टू डेवलप द स्ट्रेंथ ऑल्सो टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। लंबे समय तक पढ़ने के लिए आपको हिम्मत की भी तो जरूरत है, वो कहां से आएगी? तो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही एक एथलीट है, उसको फेथ है कि वो बड़ी चैंपियनशिप जीतेगा, मगर उसको ट्रेनिंग के थ्रू स्ट्रेंथ भी तो डेवलप होनी पड़ेगी। खाली फेथ से काम नहीं चलता है, मेहनत भी बहुत आवश्यक होती है। जैसे माइकल फेल्प्स का यहां पर एग्जांपल मैंने दिया है कि कैसे माइकल फेल्प्स की रिस्ट टूट गई थी ओलंपिक से पहले। ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन, 28 मेडल इन्होंने जीते हैं, मगर फिर भी इनको विश्वास था कि आई विल रिकवर बिफोर द कमिंग ऑफ गेम्स, और उन्होंने रिकवर किया भी और मेडल्स भी जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंथ एक्वायर करी थ्रू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। ऑल राइट, सो अफेक्टिव लीडरशिप, अफेक्टिव स्पोर्ट्स वगैरह के लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी होना बहुत जरूरी है ये, कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेंथ तो है, फेथ तो है कि वो एक दिन कुछ बड़ा करेगा, मगर साथ में उसको पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, मार्केट की स्टडीज भी करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने श्रीकांत बोला का दिया है। आई मीन ही वाज द फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड एमआईटी स्टूडेंट। ये विजुअली इंपेयर्ड थे और आज भी इन्होंने इनकी इंडस्ट्री बोलर, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ हिज कंपनी, तो इनके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, राजकुमार राव उसमें हीरो थे, और कैसे आज इन्होंने मल्टी करोड्स, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स की इंडस्ट्री डेवलप करी है। ओके, तो ये दोनों चीज हो पाई क्योंकि उनमें फेथ भी थी और पढ़ाई लिखाई के जरिए उन्होंने स्ट्रेंथ भी अपने अंदर डेवलप करी थी। ओके, सो ये आपका आइडिया बन जाता है। ऐसे ही 3-4 एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट। फिर एंड में हमने डाल दिया कि विदाउट स्ट्रेंथ फेथ may remain unfulfilled or lead to frustration. Conversely, strength without faith can become directionless and uninspired. Together, they can create a powerful force for achieving great work and overcoming challenges. All right, तो थोड़ा बहुत तो आपको देखिए इसमें रिटोरिक्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी इस पेपर के लिए। कुछ अच्छी इमोशनल लाइंस वगैरह आप लिख सकें। थर्ड, अगर आप कोड देखें कि इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। इमैनुअल कांट का ये कोट है। तो बेसिकली इस कोट के अंदर क्या है, लीगल गिल्ट और मॉरल गिल्ट की बात होती है। लीगली आप गिल्टी तब होंगे जब एक्चुअल में आपने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन मॉरली आप तभी गिल्टी हो जाएंगे जब आप किसी का मर्डर करने के बारे में सोचेंगे भी। आप समझ रहे हैं? और इमैनुअल कांट जो थे उन्होंने हमेशा डियोंटोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करी कि मेरी ड्यूटी, मेरी इंटेंशंस हमेशा सही होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ही गेव दिस कोट कि अपने कॉन्शियंस के कोर्ट में तो हम तभी गलत हो गए जब हमने किसी का मर्डर करने के बारे में सोचा भी। इनफैक्ट बुद्धा ने भी इसी के बारे में बात करी। अगर आप उनके मिडिल पाथ के बारे में, मिडिल पाथ में पढ़ें जो अष्टांग मार्ग है, तो उसमें एक आइडिया है राइट थॉट, क्योंकि सब कुछ थॉट्स के थ्रू ही तो शुरू हो रहा है। सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट के मन में आता है कि मैं ब्राइब लूं, ये थॉट उसके दिमाग में आती है, एंड देन व्हेन दैट थॉट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे भी उसका एप्लीकेशन दिखने लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर माइंड क्लीन।
जैसे गांधी जी हमेशा कहते थे कि आई विल नेवर अलाउ एनीवन टू वॉक थ्रू माई माइंड विद हिज डर्टी फीट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो खराब होना शुरू होगा वो आपका थॉट प्रोसेस खराब होना शुरू होगा। तो एथिक्स तो क्या है ना, एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है। तो जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को ठीक रखें तो आपका एक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। एथिक्स बिहेवियर, एक्चुअल लॉ तो आपको बाद में, लॉ तो आपका हम उसको कह सकते हैं कि क्यूरेटिव है, मगर एथिक्स आपका प्रिवेंटिव है। लॉ तब आएगा जब आपने कोई गलत काम कर दिया, और एथिक्स प्रिवेंटिव कैसे, कि वो आपको गलत थॉट आपके दिमाग में ही नहीं आने देगा, गलत काम होने ही नहीं देगा। ऑलराइट, तो उसी के बेसिस पे आपको, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कांट के आइडिया डालने थे, आपको बुद्धिज्म के आइडिया डालने थे। जैनिज्म ने भी राइट थॉट के बारे में बात करी है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी ने पहले भी इसके ऊपर एक कोड दे रखा है कि अ मैन इज द रिजल्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो ये गांधी जी का एक कोट है और यूपीएससी ने पहले भी इसको बारे में पूछा गया है। बेसिकली अगर आपको एथिकल रैशनलिज्म, एथिकल सेंटिमेंटलिज्म और एथिकल इंपीरियलिज्म, ये तीन स्कूल अगर आपको क्लियर है, जो हम क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से डील कर सकते हैं कि कैसे आपके थॉट्स इंपैक्ट करते हैं, कैसे इमोशंस इंपैक्ट करते हैं, और कैसे जो एविडेंस है वो इंपैक्ट करता है। ऑलराइट, सो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज आइडियाज। तो आप देखेंगे कि यही सब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। लीगल गिल्ट कैसे है, एथिकल गिल्ट कैसे है। एग्जाम्पल फिर यहाँ पे मैंने दे दिया कि एक चोर ने चोरी करी, पकड़ा गया, तो लीगल गिल्ट। मॉरल गिल्ट कैसे है, एथिकल गिल्ट, जब उसे चोरी करने के बारे में सोचा भी। फिर आप ये देखिए, बुद्ध का मैंने आइडिया दे दिया, एक पाकिस्तान का मैंने आइडिया दिया कि पाकिस्तान सबसे पहले एज अ थॉट डेवलप हुआ था, जो आपके पोएट थे मोहम्मद इकबाल, उनके थॉट प्रोसेस के अंदर। ऑलराइट, और फिर एक दिन वो एक रियलिटी बना जब जिन्ना ने एक्शन लिया। ऐसे ही गांधी जी ऑल्सो बिलीव्ड इन राइट थॉट प्रोसेस, और अपनी थॉट्स को प्यूरिफाई करने के लिए ही वो फास्टिंग और चेस्टिटी जैसी टेक्निक्स का प्रयोग करते थे। ऑलराइट, सो ये तीन चार आप आइडियाज लिखो और इसके बेसिस पे आपका एक अच्छा आंसर डेवलप हो जाएगा। थॉट प्रोसेस पे बेसिकली आपको कंसंट्रेट करना था। कोर्ट में ऐसा कोई खास मुश्किल मुझे लगा नहीं। हाँ, बस ये था कि नया था कोर्ट, और इनफैक्ट नया भी क्या कहें, इमानुअल कांट के ये सबसे कॉमन कोट्स के अंदर है, और इतना कॉमन है कि इस बार मैंने जरूरी नहीं समझा कि इसको टेस्ट सीरीज में डालूं। क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं, मेरे नोट्स के अंदर भी ये कोड गिवन है, बट एज सच थॉरो डिस्कशंस हमने क्लास में इसके बारे में नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। ये भी आपका बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको एक जो स्कूल है हमारा एथिकल रिलेटिविज्म, वो अगर क्लियर है तो। एथिकल रिलेटिविज्म बात करता है कि एथिक्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस करते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन के अकॉर्डिंगली आपका एथिक्स का राइट एंड रॉन्ग का आइडिया चेंज हो सकता है। हमारे लिए जो चीज गलत है, टेररिज्म, जो तरीके पाकिस्तान अपनाता है इंडिया के अंदर अशांति फैलाने के, हमारे लिए वो गलत है, इनजस्टिस है वो पाकिस्तान की तरफ से। मगर पाकिस्तान के हिसाब से तो वो जस्टिस है। पाकिस्तान के हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो जो जस्टिस का आइडिया है, सही गलत का जो आइडिया है, वो बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है। आज भी मैं न्यूज़पेपर में देखा तो वो यूएन के अंदर पहले पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि कैसे आप, उन्होंने आई थिंक कंपेयर किया था पीपल लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर विद द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ पैलेस्टीनियंस, और फिर कैसे इंडियन एनवॉय ने उसका करारा जवाब दिया था कि जो स्टेट टेररिज्म में बिलीव करती है, जहां से ज्यादातर एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे उसका परसेप्शन क्रिएटेड है। ऑलराइट, कैसे मिलिट्री खुद उसके अंदर इतनी इन्फ्लुएंशियल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर,
how it can challenge the larger democracy of the world. So जस्टिस का आपका सारा आइडिया, थोड़ा सा पहले मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी लिखी है कि कैसे कल्चरल चेंजेस के अकॉर्डिंगली जस्टिस का आइडिया चेंज हो जाता है। फिर अमर्त्य सेन ने भी इसी के बारे में बात करी है इन हिज बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि जस्टिस एक आइडिया है रादर देन अ कॉन्क्रीट थ्योरी। समझ रहे? तो जस्ट और अनजस्ट बदलता रहता है। जैसे रिजर्वेशन का आपका आइडिया है। नाउ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जबकि सोसाइटी क्या मांगती है? सोसाइटी सेज दैट इट इज जस्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रीजन। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रह रहा है मराठा, तो मराठा को रिजर्वेशन दो। पटेल अपनी मांग रहे हैं, गुज्जर अपनी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, अब नई क्लासेस डेवलप हो गई हैं, आप एलजीबीटी कम्युनिटी है, वहां ट्रांसजेंडर्स हैं, आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। आप जो ऑर्फन बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं, जो नेचुरल कैलेमिटी जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज को खो दिया, उन लोगों को आप रिजर्वेशन दीजिए। तो क्या है जस्टिस? जस्टिस एक बहुत ही एक बहुत ही सब्जेक्टिव आइडिया है। ओके, तो उसी के बेसिस पे एज यू कैन सी आई हैव गिवन सम ऑफ द एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल है? जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। किसी टाइम पर वैदिक पीरियड वगैरह में उसको स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता था। आज इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पे उसको अनजस्टिफाइड कहा जाता है। इजराइल का मैंने एग्जांपल दिया कि जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो जो पैलेस्टीनियन, जो हमास ने अटैक किया, तो उन्होंने कई लोग मार दिए, बच्चों को, वुमेन को किडनैप करा। तो उस समय जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो वो जस्टिफाइड था। मगर अब जिस तरीके से वो सिविलियन एरियाज को भी बॉम्बार्ड कर रहे हैं, कैसे डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नाउ अर्लियर व्हाट दे डूइंग वाज जस्ट, बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज इनजस्टिस। कैसे एक साल के अंदर परसेप्शन चेंज हो गया आपका। ऑलराइट, फिर ऐसे ही कॉलोनियलिज्म है। किसी जमाने में कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई किया जाता था रेशियल सुपीरियोरिटी और व्हाइट मैन्स बर्डन के बेसिस पर। आज कोई भी कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट यूएस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया मगर उसको कॉलोनाइज नहीं किया, इराक पे अटैक किया, कॉलोनाइज नहीं किया। ओके, तो इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी केस। ऐसे ही कोविड-19 में लॉकडाउन और मैंडेटरी क्वारंटीन को पहले जस्टिफाई किया गया था, मगर बाद में ये देखा गया कि यार ये चीजें तो बहुत ज्यादा इनह्यूमन है, दे आर अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। तो फिर अब इन चीजों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एज ए हिस्टोरिकल पोर्ट्रेयल के अंदर अगर हम लोग देखें तो कोलंबस को पहले एक हीरो के तौर पे देखा गया। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ हीरो ऑफ डिस्कवरी। लेकिन बाद में उसके एक्शंस को कॉलोनियल वायलेंस के तौर पे देखा गया, जो इंडिजीनियस पीपल के अगेंस्ट हुए। सबसे बड़ा जो जेनोसाइड था वो अगेंस्ट इंडिजिनस, जो आपके जो अमेरिकन ट्राइब्स थी, ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राइब्स रह रही थी, उनके अगेंस्ट हुआ। ओके, ऐसे ही एलजीबीटी कम्युनिटी, पहले उनको एक क्रिमिनल की तरह देखा जाता था 19th सेंचुरी के अंदर। ऑलराइट, और उनका परसिक्यूशन जस्टिफाइड था। मगर आज देखें, जब आज साइंटिफिक रिसर्च हो गई है, अब ये कंफर्म है कि एलजीबीटी जो आपके जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो नेचुरल, तो उन लोगों को बराबर के राइट्स दिए जा रहे हैं। तो जो चीज पहले जस्टिफाइड थी, आज किसी भी प्रकार का एलजीबीटी परसिक्यूशन इज हाईली अनजस्टिफाइड। ओके, तो ये सब आप आंसर दीजिए, अपने पॉइंट्स 3-4 लिखिए, आपका आंसर बन जाता है। और इसलिए जरूरी है कि जो जस्टिस का आइडिया है वो कभी भी फिक्स नहीं होना चाहिए। इट शुड कीप इवॉल्विंग विद द चेंज ऑफ सोसाइटी। जैसे भी रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी ये बात बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है वो भी सोसाइटी के साथ साथ इवॉल्व करती है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज कभी स्टैटिक नहीं रहते। इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो एक समय में जैसे पहले बेल नहीं दी जाती थी,
चाहे ईडी के वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया बेल आपका नॉर्म है, अरेस्ट जो है आपका, कस्टडी आपका एक एक्सेप्शन के केस पे देखा जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहती थी इसके बारे में। तो जो जस्ट और अनजस्ट है वो बदलता रहता है समय के साथ। दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सेक्शन ए मुश्किल था, देखिए आसान नहीं था, तो उसको समझने में जाहिर सी बात है क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी साइड पर आपको मिलेंगे। ऑलराइट, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि एथिक्स का पेपर एक 5 स्टार के मेन्यू कार्ड की तरह है। जैसे चाय है, सिंपल चाय है, उसको 5 स्टार के मेन्यू कार्ड में देखेंगे तो नेक्टर मेड फ्रॉम द लीव्स ब्रॉट फ्रॉम द गार्डन्स ऑफ दार्जिलिंग, मिंस्ड विद लेमन, मिंस्ड विद जिंजर। तो ऐसे फैंसी वर्ड्स में रिटोरिक्स का यूज करके लिखेंगे कि वो 20 रुपए की चाय अचानक आपको 200 रुपए की लगने लगेगी। ऐसा ही कुछ एथिक्स के पेपर में भी होता है। क्वेश्चन सिंपल है मगर जो वर्डिंग्स यूज किए गए हैं वो मुश्किल है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? It is saying that mindless addiction to form, ignoring the substance of the matter, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is a one who ignores such literalness and carries out true intent. ये कह रहा है कि हम लोग खाली फॉर्म को देखते हैं, हम लोग उसके स्पिरिट को नहीं देखते कि लॉ किस नीयत से बनाया गया था, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। और लीगैलिटी के चक्कर में पड़ के, क्या लिखा हुआ है इसके चक्कर में पड़ के हम जो ट्रू एसेंस है लॉ का वो खो देते हैं। और एक परसेप्टिव सिविल सर्वेंट वही होता है जो ट्रू इंटेंट को समझे, रादर देन जस्ट रीडिंग द लॉ एंड फॉलोइंग इट एट वर्बट। खाली लिटरल, आप आज देखिए भारत में क्या प्रॉब्लम है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे 100 से भी प्लस अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को भी हम देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल लिटरल अंडरस्टैंडिंग लेटर पे जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि भैया स्पिरिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। अमेरिका में तो इतने ज्यादा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होते, हार्डली आई थिंक 10-20 हुए होंगे अब तक, इतने 200 साल से पुराना हो चुका है। I think 26 है, पता नहीं, I don't know exactly how many amendments are there, but they are very less compared to India. UK में तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, लोग नॉर्म्स के बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग्स है, स्पिरिट है, उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। मगर इंडिया में लोग लेटर के बेस पे, लेटर मतलब जो लिखा है उसके बेस पे ज्यादा काम करते हैं, और इसी के चलते बहुत ज्यादा इनजस्टिस होती है लोगों के साथ। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि कैसे इट लीड्स टू रेड टेपिज्म, कि कागज फाइल पूरी होनी चाहिए चाहे काम आपका हो या ना हो। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका पेपर वर्क प्रोटोकॉल्स में ज्यादा बिजी रहता है, जबकि जो बेसिक डेवलपमेंट के काम है वो पूरे नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, रिवर क्लीनिंग के, जो कभी यूटिलाइज ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि रूल्स मेकिंग, इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें होती ही नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर्स कई बार देखते हैं कि पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे जब तक आपकी बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो, कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई है, अगर जरूरत है, फॉर्म ठीक से भरा गया है कि नहीं गया। मुन्ना भाई में देखा था ना आपने, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली मूवी के अंदर, कि फॉर्म भरना क्या जरूरी है, अगर आदमी मर रहा है तो, पेशेंट मर रहा है तो। फिर एजुकेशनल सेटिंग्स में जैसे आपका कि एक मिनिमम अटेंडेंस का आपका एक क्लॉज आता है कि 75, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 75% मिनिमम अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। तो अगर एज अ प्रिंसिपल आप उसको एड वर्टम फॉलो करेंगे तो इट कैन लीड टू इनजस्टिस टू द पीपल। जैसे भी 2-3 साल पहले एक केस भी गया कोर्ट में कि एक बेचारी प्रेग्नेंट महिला स्टूडेंट थी, और प्रेगनेंसी के चक्कर में उसको क्लासेस मिस करनी पड़ी, और यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया उसको कि भैया तुम्हें एग्जाम नहीं देने देंगे। बाद में वो कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने बोला भी कि दे सकती है एग्जाम, मगर तब तक समय बीत चुका था, एग्जाम निकल चुके थे। तो लेटर में फंस के हमारी पूरी जुडिशरी करोड़ों केस क्यों फंसे पड़े हैं?
जुडिशरी के अंदर, क्योंकि सब लेटर पे जा रहे हैं, लेटर के अकॉर्डिंगली, कानून के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, स्पिरिट कोई समझने को राजी नहीं है। ऑलराइट, तो आइडिया हियर इज कि एडिक्शन है फॉर्म की, उसको छोड़ो, सब्सटेंस ऑफ द मैटर को देखो आप, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऑफिसर्स हुए, जैसे टीएन सेशन हुए, उन्होंने सब्सटेंस देखा आर्टिकल 324 का, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट पावर देती है इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन, कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्शंस के अंदर। तो उन्होंने एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाला, और देखिए आप कितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन्होंने लेकर आए। ऐसे ही किरण बेदी जी ने, जब उनको तिहाड़ जेल में एज अ सुपरिटेंडेंट उनको अपॉइंट किया गया, तो जेल की हालत बहुत बुरी थी, मगर उन्होंने इतने ज्यादा उन्होंने सब्सटेंस को समझा कि एक जेल का ऑब्जेक्टिव होता है एक इनमेट को, एक क्रिमिनल को रिफॉर्म करना। तो उन्होंने विपासना के सेशन शुरू करे, क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। इनफैक्ट एक टाइम था कि तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम बोला जाने लगा था उनके अंडर। ऑलराइट, ऐसे ही विनोद राय ने जो सीएजी का काम है उसके सब्सटेंस को समझा, और उन्हीं के अंडर इतने सारे स्कैम्स आपके एक्सपोज हुए। तो ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे आप, मैंने अपने आंसर के अंदर भी यहाँ नीचे दिए हुए हैं। केरला फ्लड्स के दौरान बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आए, एंड दे वेंट बियॉन्ड प्रोटोकॉल। ओके, और वहां जाके उन्होंने काम किया। एक कानन गोपीनाथन थे, एक आईएएस, उन्होंने तो वो वहां पोस्टेड भी नहीं थे, और वो गए वहां पर स्पेशली, और वहां पे लोगों के लिए काम किया। अब तो खैर उन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया है। ओके, तो ये सारे आप पॉइंट्स डालिए, आंसर में आपका बढ़िया आंसर बनेगा। ऑलराइट, so this is question 4 part B. Let's jump to the next question, question 5 part A. So जैसा आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, this is on code of ethics and code of conduct. Now again here conceptual understanding is very important. If you clearly knows what code of conduct and code of ethics is, then the answering of this question becomes easy for you. The question is saying कि code of conduct and code of ethics are the source of guidance and are the source of guidance in public administration. Code of conduct is already in operation. In India, we have code of conduct, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model of code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance. आपको suitable model बताना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे कि भाई इंडियन सिविल सर्विसेज में कॉम्प्रिहेंसिव कोड की बहुत रिक्वायरमेंट है। सेकंड, एआरसी ने अपनी 10th रिपोर्ट के अंदर रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे एक 3 लेवल कोड दिया गया है, और इसके बारे में यूपीएससी पहले भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगेन दिस क्वेश्चन शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड चाहिए। फिर इस पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो मैंने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज किया है कि भाई रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, मिनिमलिस्ट हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर पाते हैं। और फिर मैं कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर गया हूं कि दस अ कोड ऑफ एथिक्स मस्ट बी एडेड टू मेक द सिस्टम मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये कोड ऑफ एथिक्स आपके 3 लेवल के ऊपर डिजाइन हो सकता है। 3 लेवल होने चाहिए। इस मॉडल बोला है ना क्वेश्चन के अंदर, तो मॉडल देंगे उसको पूरा का पूरा। सो द फर्स्ट इज द एपिक्स मॉडल, एपिक्स लेवल। एपिक्स लेवल के अंदर हम क्लियरली डिलाइनेट करेंगे उन वैल्यूज को जो एक पब्लिक ऑफिसर को फॉलो करनी चाहिए। इसमें आपका इंटेग्रिटी, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, बेसिक वैल्यूज आ गई। यहाँ पर आप वो नोलन कमिटी के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया एपेक्स लेवल। मिडिल लेवल पे जो सिविल सर्विसेज के एथिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको लिख सकते हैं। जैसे जस्टिस तो आपने एपेक्स लेवल पे लिख दिया। सेकेंड लेवल पे आप लिख देंगे जो प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आर्टिकल 14 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ये आप लिख सकते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सेकंड लेवल पे आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड डिटेल्स देंगे। गिफ्ट्स और ग्रैटिट्यूड्स के ऊपर आप लिखेंगे, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, एथिकल डिलेमास, ये सारे आइडियाज आपके सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। और थर्ड लेवल पे
बेसिक मैकेनिज्म विच इज रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स कोड ऑफ एथिक्स। क्या वो मैकेनिज्म है? एथिक्स कमिटी को आप स्टैब्लिश करो, कंसल्टेशन करो आप स्टेक होल्डर्स के साथ, फीडबैक मैकेनिज्म दो, रेगुलर ऑडिट्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कराओ एनुअल रिपोर्ट्स में। तो ये आपका थर्ड लेवल जो मॉडल है कोड ऑफ एथिक्स का, पहले पे वैल्यूज, दूसरे पे प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म्स, और थर्ड पे आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स। इस तरीके से आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव 3 लेवल कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हो जाता है। ये अगर आप करेंगे तो ये जो मॉडल है ये खाली गाइडलाइन नहीं देगा बल्कि मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश करेगा अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक एंगेजमेंट के लिए, एंड दैट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर बनेगा इसके अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं भी इस क्वेश्चन को एज्यूम नहीं कर पाया कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं भारतीय न्याय संहिता से। हालांकि 2020 में भी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे, हाउ इट इज इंप्रूविंग द सिस्टम, क्या इसके एथिकल रेपरकशंस वगैरह है। हालांकि ऐसा कुछ उस पॉलिसी में एथिक्स से रिलेटेड था ही नहीं। ऑलराइट, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी बेसिक विजडम और जनरल अंडरस्टैंडिंग पे लिखने होते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आप कभी तैयारी कर ही नहीं सकते। ऑलराइट, क्योंकि एज सच भारतीय न्याय संहिता में मुझे लगा भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में पढ़ा भी कि कैसे सचमुच ये पीनल कोड को एक जस्टिस कोड में कन्वर्ट कर रहा है। बट स्टिल बिकॉज नाउ द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड वी हैव टू आंसर। तो ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर खुद से बनाकर ही लिखा है रादर देन हैविंग अ कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो मैंने भी देखिए आंसर को बनाया है कैसे। द फर्स्ट इज, कैसे देखो मैंने स्टार्ट किया, द नेम, इट्स क्वेश्चन क्या है कि द सोल ऑफ न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता इज जस्टिस, इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड एथोस। Discuss this in the light of major shift from doctrine of punishment to justice in present judicial system. तो मैंने स्टार्ट कैसे किया कि the name itself carries the soul of the new law. The word penal from the earlier law has been replaced by the word न्याय, that is justice. पहले आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, पीनल मीन्स पनिशमेंट। अब आ गया है भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जस्टिस कोड। तो जो पहले सिस्टम पहले पनिशमेंट ओरिएंटेड था, अब वो जस्टिस ओरिएंटेड हो गया है। ऑलराइट, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि 1860 में ये बना था। बेसिकली इट वाज मेड टू पनिश इंडियन सो दैट अनदर रिवॉल्ट लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857 डजंट हैपन। तो ये कि कॉलोनियल साम्राज्य की डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए इंडियन पिनल कोड बना था। इट वाज नेवर बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी। हालांकि ज्यादातर प्रोविजन जो हमारे इंडियन पिनल कोड के हैं वो भारतीय न्याय संहिता में भी आपको मिलेंगे। ओके, एज सच कोई ऐसा कानून वगैरह जैसे सेडिशन वगैरह के लॉज, सेडिशन वर्ड नहीं है बट एज सच उससे रिलेटेड लॉज तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी है। ओके, और पनिशमेंट का लेवल इनफैक्ट इंक्रीज करा गया है कई जगह पर। मगर फिर भी कुछ अच्छी चीजें हुई हैं कि कैसे एक ह्यूमन सेंट्रिक जुडिशियल सिस्टम को बनाया गया है। जैसे काफी सारे जो लॉज हैं, ऑफेंसेस हैं, बेसिकली माइनर नेचर के, जैसे शॉप लिफ्टिंग हो गया या फिर पिक पॉकेटिंग टाइप का हो गया, मतलब छोटे छोटे आपके जो क्राइम्स वगैरह हैं, तो उसके लिए लोगों को बेसिक रिकंसिलिएशन, कंपनसेशन, इस टाइप की पनिशमेंट्स वगैरह के ऊपर जोर दिया गया है। ओके, रादर देन कि उनको जेल में आप डाल दो। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की है, वाई? बिकॉज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड। देन कल्चरल सेंसिटिविटी हैज बीन रिकग्नाइज्ड इन लीगल प्रोसेस। जैसे कई इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस होती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह की, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉ विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट में लॉ है पॉक्सो, पॉक्सो में 18 साल से यदि कम की लड़की है एंड इफ एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस इवन विद द एग्रीमेंट ऑफ द गर्ल देन आल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप। आप समझ रहे हैं? जबकि कई ट्राइबल एरियाज के अंदर बिलो 18 ही शादी कर दी जाती है,
और बिलो 18 सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। अब बीएनएस में देखा, उसमें पॉक्सो के हिसाब से है तो ये तो फिर क्राइम हो गया, उनके हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। तो जो आपकी इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस हैं उनको ध्यान में रखकर हमको चलना पड़ेगा। फिर आपका बीएनएस बात करता है प्रपोर्शनेट जस्टिस की। 3 तरीके की जस्टिस होती है। डेटरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस, जहां पनिशमेंट क्राइम से ज्यादा होती है, जैसे किसी के हाथ काट दिए चोरी करने पर, ओके, जैसे रेप करने पर फांसी लगा दी, तो डेटरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस है। प्रपोर्शनेट जस्टिस, जितना क्राइम उतनी पनिशमेंट, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, हीनियस मर्डर, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका पनिशमेंट का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और रिफॉर्मेटिव जस्टिस, जहां पे पनिशमेंट कम होती है कंपेयर टू द क्राइम विच हैज बीन कंडक्टेड। भारतीय न्याय संहिता में तीनों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे रेप वगैरह के केसेस में डेटरेंट फॉर्म है, जो आपके माइनर जो क्राइम्स हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनके लिए रिफॉर्मेटिव जस्टिस का यूज है। और मैक्सिमम जो यूज है वो प्रोपोर्शनेट जस्टिस का आता है। ऑलराइट, सो ऑल दीज आइडियाज एज यू कैन सी मैंने यहां पर लिखे हैं, और इसी के बेसिस पे मैंने एक आंसर बनाने की कोशिश करी है। क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर शायद मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी गूगल पे सर्च करना पड़ा, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर भी नहीं सकते। हर साल कम से कम 1 या 2 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स के अंदर, जो कंप्लीटली आपके लिए नए होंगे, और थोड़ा बहुत तुक्के से, थोड़ा बहुत अपने ज्ञान से, जैसे करंट अफेयर्स में आपने बीएनएस को जरूर पढ़ा होगा, तो जब आप करंट अफेयर्स के अंदर उसको पढ़ें, आगे से ही ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स में आप जो भी पढ़े कहीं ना कहीं उसकी एक एथिकल डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। ऑलराइट, सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंडियन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ, बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि वुमेन हैव बीन प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू एंटर पब्लिक सर्विसेज नाउ। ठीक है, तो ये पहले पॉजिटिव बता रहा है कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन है पब्लिक सर्विस में वो इंक्रीज कर रही है, बट स्टिल वुमेन हैव टू फेस मेनी जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस। तो क्या वो जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं और क्या उनका सॉल्यूशन है, ये हमको इस आंसर के अंदर लिखना था। क्वेश्चन बहुत, सबसे आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कि इसके बारे में कोई भी जेंडर रिलेटेड आप स्टार्टिंग में कोट लिख दीजिए, दैट द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वुमेन आर ट्रीटेड। ओके, कैसे वुमेन को इंक्लूड करके जेंडर डाइवर्सिटी लाके हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड। ये 2-3 चीजें आप स्टार्टिंग में लिखिए। फिर मगर आप ये भी लिखिए कि जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया अभी भी 127th प्लेस पर है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। फिर सिंपल पॉइंट वाइज हम लोगों ने आया है कि कैसे पब्लिक सर्वेंट्स, कैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप का है कि एक यंग फीमेल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आज भी जो सीनियर लोग हैं कलेक्टरेट के, उनको प्रॉब्लम होती है एक फीमेल बॉस का ऑर्डर लेने में। जैसे सर सर बोलते हैं, तो कई जगह बोलते हैं मैडम सर, तो जो पूरी वोकैबुलरी है ऑर्गेनाइजेशन की वो मेल ओरिएंटेड है, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स वहां पर नहीं मिलेंगे देखने को। ओके, जैसे राष्ट्रपति, इट्स नॉट अ जेंडर न्यूट्रल टर्म, ये एक मेल ओरिएंटेड टर्म है। ऑलराइट, तो डबल बर्डन है महिलाओं के ऊपर, अगर वो एक पब्लिक सर्वेंट भी है, सरकारी नौकरी में भी है, तो उनको अपने ऑफिस का भी काम करना है, घर का काम भी संभालना है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट आप हर कोई समझते ही है। आज भी हम देखें तो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज के लेवल पे बहुत कम वुमेन ऑफिसर्स हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। अभी 2023 में एक केस आया था, एक IRS ऑफिसर थे, मेल IAS ऑफिसर, and he was talking and sexually harassing a female IAS officer। तो आप भले ही IAS भी क्यों ना हो, still you can be subjected to sexual harassment। फिर सपोर्ट सिस्टम कई जगह बहुत वीक होता है, कई जगह तो ऐसा देखा गया, जैसे पब्लिक सर्विस की बात की गई तो डिफेंस सर्विसेज भी आ जाती है। वो गुंजन सक्सेना मूवी आई थी, तो
कई जगह तो ऑफिसेज में वुमेन टॉयलेट ही नहीं होते, उनके रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है वही नहीं होता। फिर कहीं पे जैसे बच्चों का आ जाता है कि क्रैश फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ या फिर फीडिंग मदर्स हैं वो कैसे अपने बच्चे को कैसे वो छुट्टी पे, लंबा छुट्टी तो नहीं रख सकते, मैटरनिटी लीव हालांकि बढ़ा दी गई है मगर इतनी तो नहीं है। फिर मेंटरिंग जो अपॉर्चुनिटीज है, नेटवर्किंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम रहती हैं वुमेन एम्प्लॉयज के लिए। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखे। फिर क्या उसके मेजर्स हो सकते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट दीजिए, मॉडल आंसर्स दिए, मॉडल रोल मॉडल्स उनको आप प्रोवाइड करिए, सेफ्टी मेजर्स कैन बी इंक्रीज फॉर देम, एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट हो, ट्रांसपेरेंट प्रमोशन क्राइटेरिया आपका बने। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था। इनफैक्ट हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी जेंडर रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन में हर साल डालता हूं। ओके, और ये कॉमन पॉइंट्स निकल कर आते हैं, इनको आप अपने आंसर्स में यूज कीजिए, आपका अच्छा आंसर बनेगा। और आखिरी में देखिए वही मैंने एंड किया है, अ कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस इफ हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट्स ग्रोथ। ऑलराइट, तो ये आपका आइडिया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी अगेन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था कि हाउ मिशन कर्मयोगी इज एमिंग फॉर मेंटेनिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर टू इंश्योर एफिशिएंसी, हाउ विल दिस स्कीम empower civil servants in enhancing productive efficiency and providing services at grassroots level। तो अगेन अगर आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में मालूम है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ऑलराइट, मिशन कर्मयोगी आपको पता ही है कि 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और बेसिकली इट वाज लॉन्च टू प्रिपेयर इंडियन सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर। ओके, इट वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, एथिक्स, बहुत सारी चीजें थी। मतलब मैं अपने हैंडआउट में पूरा कर्मयोगी मिशन के बारे में देता हूं। अब हाउ पूछा गया है इसके अंदर, that how this scheme will empower civil servants। So first of all I have given something about the procedure in the handout कि मिशन कर्मयोगी है क्या, सिंपल भाषा में समझे तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया गया है, उस पर अलग अलग कोर्सेज हैं, आपके अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। सिविल सर्वेंट स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जाएं और वहां पे कोई भी कोर्स वो अपना ले सकते हैं। और खाली आईएएस ही नहीं, आईपीएस भी, आईआरएस भी, कोई भी स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स, काफी चीजें इसमें ऐड ऑन की गई है। तो ये सब जाके अपना कोर्स जो भी उनका, अगर आपका टूरिज्म में इंटरेस्ट है तो टूरिज्म से रिलेटेड कोर्स करिए, एजुकेशन से है एजुकेशन से रिलेटेड करिए। फिर आपका एग्जाम होगा, आपको प्रॉपर आपको एक्सपोजर मिलेगा उस कोर्स के दौरान, आप अपना फाइनल इवैल्यूएशन वगैरह करके आपका रजिस्टर हो जाएगा ऐप के ऊपर ही कि भाई ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है। अब लेट्स से आफ्टर 1 ईयर, लेट्स से एजुकेशन मिनिस्ट्री या टूरिज्म मिनिस्ट्री में कोई जॉब निकलती है, तो ऐसे में जिन ऑफिसर्स ने जो उनसे रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट किया है डिजिटल ऐप के ऊपर, उन ऑफिसर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, और बाकी ऑफिसर्स के बेसिस पे। तो रूल बेस्ड नहीं होगा, रोल बेस्ड होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड आपका अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस होंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है। अब देखिए कैसे ये मैकेनिज्म अच्छा है आपका। सबसे पहले तो ये रेड टेप को कट करता है। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो उसमें मैंने एक एस्टोनियन ई गवर्नमेंट सिस्टम का एग्जांपल भी दिया है। रूल बेस्ड से रोल बेस्ड हो रहा है, हार्मोनाइज कर रहा है ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को, ऑफिसर्स को क्रिएटिव बना रहा है, कंस्ट्रक्टिव बना रहा है, इंटेग्रिटी एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान इसमें दिया गया है, सिविल सर्वेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें डेवलप कर रहा है। ओके, और एक जो आईएएस का जो एक ऊपर डोमिनेंस था, आईएएस का जो एक कार्टेल फॉर्मेशन था हम कह सकते हैं ऊपर हायर जॉब्स के अंदर, उसको भी फिनिश कर रहा है कि अब कोई आईआरएस या कोई रेलवे का बंदा भी रेलवे बोर्ड के अंदर उसका मेंबर बन सकता है। जो भी जिस भी चीज में आपका स्पेशलाइजेशन आपने कर लिया डिजिटल ऐप के ऊपर, वही ऑफिसर आगे जाके स्पेशलाइज्ड रोल को लेगा। तो बेसिकली इस पूरे मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे एक जर्नलिस्ट सर्विसेज को कैसे हम स्पेशलिस्ट
सर्विसेज बना सके जो आज के समय की रिक्वायरमेंट भी है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सेक्शन ए के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे आपको इनका एक आइडिया लगा होगा कि कैसे हम इनको डील करेंगे। ऑलराइट, तो इस जगह पे आके हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। सेक्शन बी हम लोग एक और वीडियो के अंदर हम लोग इसको करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, सो सेक्शन ए हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किया है एंड सेक्शन बी हम लोग दूसरे सेशन के अंदर अपना कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो मॉडल आंसर्स हैं ये मैं अपने चैनल के ऊपर भी, जो टेलीग्राम का जो मेरा जो चैनल है एथिक्स बाय अतुल गर्ग, वहां पे ये मॉडल आंसर्स भी मैं शेयर करूंगा, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन का जो वीडियो है, जो लिंक है, वो भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस वगैरह में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।